हेलो स्टूडेंट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th के सेकंड चैप्टर का पार्ट 3, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड हम पढ़ चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था और पार्ट सेकंड में हमने गुरु बीजाणु जनन के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया था कि ये क्या होता है, मादा युग्मक होता है यानी स्त्री केसर, और ये क्या होता है, पुंकेसर। ठीक है, यहाँ से ये परागकोश है, इसमें से परागण निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसका अंकुरण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहुंचते हैं, पहुंचने का माध्यम क्या है, अपने आप पहुंचते हैं, किसी के द्वारा पहुंचते हैं, तो वो हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस पॉलिनेशन, यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परागण। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन यानी परागण का परागकोश से बाहर निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यानी कि परागकण का परागकोश से बाहर निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। यानी कि ये क्या है, पुंकेसर है, ये क्या है, परागकोश है, ये फटा यहाँ से और ये यहाँ से निकले और किस पे पहुंचे, वर्तिकाग्र पर पहुंचे। तो परागण का परागकोश से बाहर निकलकर वर्तिकाग्र पर जाना ही क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। ठीक है, अब इसके कुछ प्रकार होते हैं तो वो हम देखेंगे। पर परागण जो होता है ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है स्वयं परागण, सॉरी मैंने पर परागण बोला, स्वयं परागण, और दूसरा होता है पर परागण। इज दैट क्लियर? ठीक है, इसको कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है आपका पर परागण। ठीक है, तो बात हम किसकी कर रहे हैं आज हम बात करेंगे सेल्फ पॉलिनेशन की। यानी स्वयं परागण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, और पर परागण को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब एक पुष्प के यानी एक पौधे के एक पुष्प के परागण या तो परागणों का स्थानांतरण या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो या फिर उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो। समझ में आई आपको मेरी डेफिनेशन? जैसे मान लीजिए कि एक गुड़हल का पुष्प है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनाया था वो गुड़हल का बनाया था। ठीक है, तो वहां से उनके परागकोश से क्या निकले, परागण निकले, वर्तिकाग्र पर पहुंचे। तो वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे या उस पुष्प के वर्तिकाग्र पर ना पहुंच के उसी पौधे में, भाई एक पौधे में एक तो पुष्प लगता नहीं है, एक पौधे में लगभग 10-20 पुष्प लगते हैं। ठीक है, तो उसी पौधे के दूसरे पुष्प पे पहुंचा। जैसे मैं बताती हूँ, ये क्या है, यहाँ पे हमने कोई भी एक पौधा बना दिया। ठीक है, अब उस पे क्या लग रहा है, एक पुष्प लग रहा है। इस तरीके से मैंने ऐसे ही बना दिया है। ठीक है, अब या तो इसके अंदर क्या है, पुंकेसर है, तो इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचे, या फिर इधर साइड भी कोई इस तरीके का पुष्प लग रहा है, वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्वयं परागण। आई बात समझ में? क्या डेफिनेशन लिखेंगे, जब एक पुष्प के परागणों का स्थानांतरण उसी पुष्प पे या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प पे होता है, अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, तो उसे हम स्वयं परागण कहते हैं। फिर से सुनेंगे, जब एक पुष्प के परागणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, तो उसे स्वयं परागण कहते हैं। तो ये स्वयं परागण के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ऑटोगेमी, जिसको कहते हैं स्वयं युग्मन।
स्वयुग्मन, ऑटोनमी। और दूसरा होता है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण जिसको कहते हैं जिएक्सोनोमी। सॉरी, जिएक्सोनोगेमी होता है। ठीक है, तो स्वयुग्मन दो प्रकार होते हैं स्वयं परागण के, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण, यानी ऑटोगेमी और जिएक्सोनोगेमी। तो स्वयुग्मन क्या होता है, फर्स्टली हम इसको देखेंगे। स्वयुग्मन वो होता है जब इस प्रकार के स्वयं परागण में जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्वयं परागण, स्वयुग्मन कहते हैं। यानी एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही पुष्प के अंदर नर और मादा दोनों भागे, तो उसी पुष्प के पुमंग यानी परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, स्वयुग्मन परागण कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, इस प्रकार के स्वयं परागण में जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसे स्वयुग्मन परागण कहते हैं। दूसरा है आपका सजात पुष्पी परागण। तो सजात पुष्पी परागण क्या होता है, जब एक पुष्प के जिसका अपोजिट कर देंगे, जब एक पुष्प के परागण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं। यानी कि जो हमने स्वयं परागण की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें मैंने आपको दो बातें बताई थी कि जब एक पुष्प के परागणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो या फिर उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर हो, तो उसी की डेफिनेशन से इन दोनों की डेफिनेशन निकल रही है। दो लाइन बोली थी ना, वही दो लाइन इसमें आ गई। स्वयुग्मन में क्या आता है, इस प्रकार के स्वयं परागण में जब एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको स्वयुग्मन परागण कहते हैं। और सजात पुष्पी परागण क्या होता है, जब एक पुष्प के परागण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, यानी एक ही पौधे में उपस्थित अलग अलग पुष्प में होता है। यानी ये जो परागण होता है एक ही पौधे में उपस्थित अलग अलग पुष्प पे जाकर होता है, इसको हम सजात पुष्पी परागण कहते हैं। तो स्वयं परागण के लिए पुष्प में, ये तो यहाँ पे मैंने दोनों आपको स्वयं परागण की डेफिनेशन क्लियर हो गई, स्वयुग्मन और सजात पुष्पी परागण क्लियर हो गया। ठीक है, अब जो स्वयं परागण होता है उसके लिए कुछ अनुकूल परिस्थितियां होती है, यानी एडेप्टेशन फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, यानी उसके लिए वातावरण होता है, अनुकूल वातावरण। तो वो क्या होता है वो देखेंगे। तो हेडिंग क्या डालेंगे, स्वयं परागण के लिए पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन, यानी एडेप्टेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर। तो यहाँ पे हिंदी में एडिंग क्या लिखेंगे, स्वयं परागण के लिए पुष्प में पाए जाने वाले अनुकूलन। तो इसमें नंबर 1 हम ले लेते हैं उभयलिंगता को। नंबर 1 पे क्या डालेंगे, उभयलिंगता। उभयलिंगता जिसको कहते हैं बाइसेक्सुअलिटी। ठीक है, इसमें नर व मादा एक ही पुष्प में होते हैं, यानी समझ में आई। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाई। इसमें क्या होता है, नर व मादा एक ही पुष्प में उपस्थित होते हैं। तो स्वयं परागण के लिए एक ये अनुकूलन बहुत आवश्यक है। जब अलग अलग पुष्प में होंगे तो वहां पे क्या होगा, अलग अलग ही परागण होगा। ठीक है, दूसरा क्या आता है आपका, समकाल पक्वता। समकाल पक्वता।
समकालपक्वता यानी होमोगैमी। इसके अंदर क्या होता है, इसमें पुमंग व जयांग एक साथ परिपक्व होते हैं, यानी जो वो मैच्योर होते हैं वो एक साथ मैच्योर होते हैं, एक साथ क्या होता है, उनका विकास होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, पुमंग व जयांग एक साथ क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम इसमें ले सकते हैं मिराबिलिस और कैथेरेंथस का। कैथेरेंथस और मिराबिलिस एक ऐसा पुष्प है जिसमें जायांग और पुमंग दोनों ही एक साथ क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। ठीक है, तीसरा आता है अनुन्मील्यता। अनुन्मील्यता, ठीक है, अनुन्मील्यता, इसमें क्या होता है, ऐसे पौधे जिनमें पुष्प कभी नहीं खिलते, बंद ही रहते हैं। आपने ऐसे पुष्प देखे जो खिलते नहीं है, बंद रहते हैं। ठीक है, जैसे एक तो गेंदे का पुष्प होता है, ठीक है, एक गुड़हल का होता है और किसका, एक रोज होता है। ऐसे एग्जाम्पल दे रही हूँ जो आपने इजीली देखे होंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पुष्प खिल जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो कभी खिलते ही नहीं है, बंद रहते हैं, लेकिन वो होते पुष्प हैं, है ना। तो उनको कहते हैं अनुन्मील्यता, यानी अनुन्मील्यता परागणी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुन्मील्यता परागणी पुष्प। ऐसे पुष्प जो कभी खिलते नहीं है, बंद ही रहते हैं। ठीक है, उनमें जो परागण होता है, यानी उनमें अनुन्मील्यता, उनमें भी स्वपरागण होता है। जैसे एग्जाम्पल हम ड्रोसेरा को दे सकते हैं, जंकस, बायोला आदि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एक अनुन्मील्यता सी मुझे याद आया, वैसे इसमें टॉपिक नहीं है, एक इसका जस्ट अपोजिट होता है उन्मील परागण पुष्प। उन्मील परागण पुष्प हम उनको कहते हैं जिनमें पुष्प खिलते रहते हैं, बंद नहीं होते। यहाँ लिख देती हूँ, उन्मील परागण पुष्प, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ ये इस तरीके का टॉपिक है कि हम इसको सोचेंगे अरे नहीं ये बोर्ड में तो नहीं आता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, बोर्ड में भी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव्स में कि ऐसे कौन से पुष्प होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, उनको क्या कहते हैं, उन्मील परागण पुष्प। आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा स्वपरागण कंप्लीट हो गया। एक बार जल्दी से रिवाइज करो, स्वपरागण में आपने क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने परागण की डेफिनेशन पढ़ी थी। ठीक है, क्या यानी पराग कोश से बाहर निकलकर, परागण का पराग कोश से बाहर निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही परागण कहलाता है। इसके बाद हमने पढ़ा था दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण, जिसमें हमने स्वपरागण की बात करी थी। तो स्वपरागण में ऐसे पुष्प जिनमें जो परागण होते हैं या तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसको हम स्वपरागण कहते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, स्वयुग्मन और सजातपुष्पी परागण। स्वयुग्मन सेम उसकी डेफिनेशन से निकालो, कितनी जल्दी से याद हो रहा है ना, इजी है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है स्वयुग्मन में कि एक ही पुष्प में, यानी एक पौधे के एक ही पुष्प के अंदर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागण का पहुंचना स्वयुग्मन कहलाता है। सजातपुष्पी में एक ही पौधे में उपस्थित किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, सजातपुष्पी कहलाता है। इसके लिए हमने कुछ अनुकूल परिस्थितियां पढ़ी थी कि स्वपरागण के लिए क्या होना चाहिए, उभयलिंगता होनी चाहिए, यानी नर और मादा दोनों एक ही पुष्प में उपस्थित होने चाहिए। समकाल पक्वता यानी दोनों का मैचुरेशन होना चाहिए। समकाल पक्वता उसको कहते हैं जिसमें दोनों पुष्प, दोनों के नर और जायांग पुमंग और जायांग एक साथ मैच्योर होते हैं। अनुमील्यता परागणी पुष्प किसको कहते हैं, जिनमें पुष्प हमेशा बंद रहते हैं, उनमें भी स्वपरागण होता है, उनको अनुमील्यता परागणी पुष्प कहते हैं। और उन्मील परागण पुष्प किसको कहते हैं, जिनमें पुष्प हमेशा खिले रहते हैं। तो यहाँ पे हमारा स्वपरागण कंप्लीट हो गया। अब हम इसके दूसरे पार्ट की बात करते हैं, दूसरे टाइप की, जिसको कहते हैं पर परागण।
क्या कहते हैं, पर परागण यानी क्रॉस पॉलिनेशन। जब एक पौधे के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा माइंड को ना चेंज कर लो। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, एक ही पौधे में बात हो रही थी, एक ही पौधे में या तो एक पुष्प के अंदर ही चलता रहे वर्तिकाग्र पर पहुंचना। भाई एक पुष्प है, उसमें क्या है, नर है और जायांग है, नर भाग है और मादा भाग है, तो उन दोनों में ही क्या हो रहा था, पॉलिनेशन चल रहा था। लेकिन अब पर परागण में क्या हो रहा है, एक जाति में चल रहा है। ठीक है, एक पौधा यहाँ है और एक पौधा यहाँ है। अभी तक मैं आपको बता रही थी एक पौधे में यदि 10 फूल है तो उन फूलों में आपस में किस तरीके से परागण होता है, लेकिन अब यहाँ पे पौधा ही अलग हो गया, उसकी जाति ही अलग हो गई। ठीक है, तो जब एक पौधे के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पर परागण कहते हैं। समझ में आई डेफिनेशन? फिर से सुनिए, जब एक पौधे के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उसको पर परागण कहते हैं। ठीक है, तो पर परागण के लिए भी कुछ अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तो इसमें हम इसके कोई टाइप्स नहीं होते, इसमें डायरेक्ट हम एडेप्टेशन पे चलते हैं। तो इसमें एक लिंगता होती है, जैसे उसमें उभय लिंगता थी ना, तो यहाँ पे क्या होती है, एक लिंगता। अब ये जो एक लिंगता मैंने बताई है क्या है, एडेप्टेशन ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, यानी किसकी, पर परागण के लिए अनुकूल परिस्थिति। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम यूनिसेक्सुअलिटी। कुछ पौधों में पुष्प एक लिंगी होते हैं, जैसे एक ही जननांग होता है। एक लिंगी का उभयलिंगी यानी एक पुष्प के अंदर दोनों भाग पाए जाते हैं, नर व मादा। और कुछ पुष्प ऐसे होते हैं यानी एक पुष्प मादा है तो उसके अंदर मादा ही भाग है पूरा, और एक नर है तो नर है। तो मनुष्य भी क्या होते हैं, एक लिंगी तो होते हैं, यानी नर अलग होते हैं और मादा अलग होते हैं। ठीक है, तो पर परागण क्या होता है, पर परागण के लिए एक लिंगता होना जरूरी है। दूसरा आता है भिन्न काल पक्वता, यानी अब इसमें ना जस्ट उसका अपोजिट चल रहा है, भिन्न काल पक्वता। वहां पे क्या था, समकाल पक्वता, तो इसको तो आप खुद ही बता दोगे। भिन्न काल पक्वता यानी इसमें पुष्प के परागकोश व वर्तिकाग्र अलग अलग हो जाते हैं। यानी इसमें अलग अलग हो जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि वो मैच्योर हो रहा है, अब दोनों के नर भाग और मादा भाग अलग अलग हो गए, अलग अलग पुष्प हैं दोनों में। ठीक है, तो इसमें मैचुरेशन साथ में नहीं चलता, अलग अलग ही चलता है। वहां पे क्या था, समकाल पक्वता में एक साथ दोनों विकसित होते हैं, यहाँ पे एक साथ विकसित होने का कोई रीजन नहीं है, जरूरी नहीं है एक साथ विकसित हो। दूसरा है स्वबंधता, तीसरा स्वबंधता। जो भी मैं बोल रही हूँ उसको नोट करते जाइएगा, जरूरी नहीं है मैं यहाँ पे पूरा लिखूं। ठीक है, स्वबंधता। स्वबंधता में क्या होता है, स्वबंधता में होता है कि स्वबंधता को कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। जब कुछ पौधों के पुष्पों में स्वयं के द्वारा विकसित परागणों का आनुवांशिक बाधा के कारण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं हो पाता, उसको कहते हैं स्वबंधता। समझ में आई आपको मेरी बात? ठीक है, इसको दोबारा से सुनिए। कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिसमें स्वयं के द्वारा ही पौधा विकसित होता है, लेकिन उसमें कुछ आनुवांशिक बाधा आ जाती है जिसके कारण वर्तिकाग्र पर अंकुरण नहीं हो पाता। तो मैंने जब आप थोड़ा सा बैक में जाइए, सेकंड पार्ट में मैंने आपको बताया था कि जब परागकोश से परागण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो जो परागण होते हैं वो क्या करते हैं, अंकुरित होते हैं, बताया था ना। जैसे यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर पहुंचकर वो अंकुरित हुए, अंकुरित के कारण ही तो वो डबल जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो यहाँ पे सिंगल पहुंचता है, लेकिन गैमीट्स अंकुरण के कारण अंकुरण होता है तो उसमें क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है। ठीक है, तो कुछ पौधों में, अब सभी में निकलती है ये,
ठीक है। अब कुछ पौधों में स्वयंबद्धता के कारण क्या होता है, यानी कुछ आनुवांशिक परिस्थितियां आ जाती हैं जिनके कारण ये क्या होता है, अंकुरित नहीं हो पाते, पराग नलिका नहीं निकल पाती, तो उनमें पर परागण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो किस में नहीं हो पाता, जैसे सेब में, अंगूर में, उसी पौधे में नहीं हो पाता। चौथा आता है हर्कोगेमी, जब प्राकृतिक संरचना के अवरोध के कारण परागण नहीं हो पाता। कैसे, जैसे किसी पौधे में वर्तिका लंबी होती है और क्या होता है, परागकोश छोटा होता है। अब जैसे मैंने ये क्या बनाया, वर्तिका है ये, ठीक है, ये वर्तिकाग्र होता है, यहाँ पे अंडाशय होता है। अब यहाँ पे क्या है, वर्तिका तो लंबी है और परागकोश क्या है, छोटे हैं है ना। और ये क्या है, परागकोश। अब यहाँ से ये फटा, अब इससे परागण निकले। अब भाई परागण तो नीचे की ओर ही तो जाएंगे, गिरेंगे तो नीचे की ओर तो जाएंगे, ऊपर की ओर तो जाने से रहे, ठीक है, तो ऊपर की ओर तो जाएंगे नहीं, तो इसको कहते हैं हर्कोगेमी। जब प्राकृतिक संरचना ही अवरोध का कारण बन जाए बीच में, ठीक है, जिनमें प्राकृतिक संरचना के कारण ही क्या नहीं हो पाता, पर परागण नहीं हो पाता। अब इसकी नेचुरल शेप है, ये किसी ने बनाई नहीं है, इसमें वर्तिका खुद से ही लंबी है। ठीक है, तो क्या होता है, पुंकेसर वर्तिका की लंबाई पुंकेसर से अधिक होती है, तो परागकोश का जो स्फुटन होता है तो उससे परागण जो निकलते हैं वो क्या करते हैं, वर्तिकाग्र पर ना पहुंचकर दूसरी जगह गिर जाते हैं, तो वहां पर भी पर परागण होता है। पर परागण ही तो होगा भाई, अब स्वयं परागण तो होगा नहीं, क्योंकि उसी के वर्तिकाग्र पर तो पहुंचेंगे नहीं, तो उसके वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंचे तो वो क्या करते हैं, जमीन में गिर जाते हैं, और जमीन में गिर के वो वहां पे क्या करते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, है ना। जमीन में गिरे, वहां पे उनको क्या मिला, अंडा मिल गया, अंडाशय मिल गया, वहां से वो अंकुरित हुए और उन्होंने दूसरे बीज को जन्म दिया। विषम वर्तिकार्त, इसमें क्या होता है, इसमें पौधे दो प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, इसमें पौधे में दो प्रकार के पुष्प जाते हैं। एक में तो वर्तिका की लंबाई पुंकेसर छोटे होते हैं, और दूसरे में वर्तिका की लंबाई होती है और पुंकेसर छोटे होते हैं, और दूसरे में पुंकेसर लंबे होते हैं, वर्तिका छोटी होती है। यदि मैं इसमें ये कर दूं कि वर्तिका तो छोटी है और ये पुंकेसर जो है इतना लंबा है, तो क्या होगा भाई, जब ये इसका परागकोश का स्फुटन हुआ तो इससे परागण इधर निकलेंगे, तो क्या सारे यहाँ जाएंगे, तो जमीन में ही गिरेंगे ना, जब इतना है बराबर का नहीं है तो यहाँ पे भी क्या होता है, पर परागण होता है, स्वयं परागण नहीं होता है। ठीक है, तो टोटल हमने कितने इसका अनुकूलन देखे, एकलिंगता, भिन्नकालपक्वता, स्वयंबद्धता, हर्कोगेमी लिख देती हूँ यहाँ पे, हर्कोगेमी इम्पोर्टेंट, ये तीनों ही है वैसे, हर्कोगेमी और विषम वर्तिकाग्र। ठीक है, तो ये था हमारा क्या था, पर परागण। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा स्वपरागण और पर परागण हमने देख लिया। अब पर परागण, ये तो हमने उसकी एडेप्टेशन तो पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे पर परागण की विधियां, यानी पर परागण जो होता है वो कौन कौन सी विधि से होता है। ठीक है, स्वपरागण में तो कोई ऐसी विधि की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसी पुष्प के अंदर हो जाता है। ठीक है, अब पर परागण में मैंने क्या बताया कि एक ही जाति के किसी अन्य पुष्प पर होता है, तो एक जाति तो यहाँ पे लगी हुई है, एक जाति यहाँ पे लगी हुई है, तो यहाँ पर पहुंचेगा वो कौन सी विधि के द्वारा पहुंचेगा वो हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो पर परागण की विधियां, मेथड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, तो पहला है वायु द्वारा। ठीक है, जब परागणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है, तो वायु द्वारा नेचुरल है, बहुत तेजी से हवा चलेगी तो क्या करेंगे, वो उड़कर दूसरे जाति के पुष्प पर पहुंच जाएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, जब परागणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है उसे इसमें परागणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है। दूसरा है, हम लिखेंगे कीटों द्वारा। अब कीटों द्वारा कैसे होता है, जैसे मान लीजिए किसी भी एक पुष्प पे कोई भी कीट आकर बैठा। ठीक है,
अब उस कीट के जो पैर उसने रखे, जैसे मान लीजिए ये क्या बनाए, मेरे को इसका अच्छे से पता नहीं है, मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ। ये क्या है, हमने बनाई हनी बी, ठीक है, हनी बी बनाई। अब इसमें इसके यहाँ पे जो इसने हमें अपने रखे पैर रखे, अब ये क्या है, किस पे है, किसी पुष्प पे है, ठीक है। अब यहाँ से उसने परागण लिए, अब ये दूसरे किसी कहाँ पे चली गई, दूसरे पुष्प पे चली गई, दूसरे किसी पौधे के अन्य पुष्प पे जाकर बैठी, तो यहाँ से जो इसके पैरों में परागण चुप गए वो वहां के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए, और पहुंचकर वहां पे पर परागण हो गया। तो स्वपरागण तो हुआ नहीं, दूसरे पुष्प पर पहुंचा है तो वो हो गया पर परागण। तो कीटों द्वारा में सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो किसका है, मधुमक्खियों का है। 80% जो पर परागण होता है कीटों द्वारा वो मधुमक्खियों से ही होता है। ये क्वेश्चन तो पूछा गया था भाई बोर्ड में एक बार कि कीटों द्वारा जो पर परागण होता है उसका सबसे अच्छा उदाहरण किसे माना जाता है, भाई किसको माना जाता है, मधुमक्खी को माना जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है जल द्वारा। अब जल द्वारा जो होता है, अब जल द्वारा जो होता है इसमें दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है अधोजल परागण और दूसरा होता है अधिजल परागण। जब परागण जल के अंदर होता है, यानी जब परागण जल के भीतर होता है तो उसको कहते हैं अधोजल परागण, ठीक है। और जब परागण जल की सतह पर होता है तो उसको कहते हैं अधिजल परागण। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जल के भीतर होते हैं, कहाँ होते हैं ना, समुद्र में कितने सारे प्लांट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स, एल्गी, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, सॉरी एल्गी तो सतह पर होती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे बहुत सारे पौधे होते हैं जो जमीन के अंदर, वो सॉरी पानी के अंदर पाए जाते हैं, तो उनमें परागण होता है, तो उनके वर्तिकाग्र पानी में चले गए, वो परागण पानी में चले गए और दूसरे पुष्प के पास पहुंच गए, तो वो होता है अधोजल। यानी जल के भीतर जो परागण होता है वो अधोजल परागण कहलाता है, और जो जल की सतह पर परागण होता है उसको अधिजल परागण कहते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट तो ये तीनों हैं, ठीक है। वैसे हमें मेनली तीनों याद रखने ही है, तो मैं दो और आपको बता दे रही हूँ क्योंकि ये आपकी बुक में थे, ठीक है। चौथा है पक्षी परागण, कभी कभी पक्षियों द्वारा भी होता है, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि परागण पक्षियों के शरीर में चिपक जाते हैं, जैसे पक्षी भी तो बैठते हैं भाई पेड़ पे, तोता है, कबूतर है, मैना है, तो ये क्या बैठे, ये पुष्प पे बैठे, ठीक है। वहां पे उनके शरीर में तो वो क्या परागण चिपक गए और वो दूसरे पुष्प तक उनके शरीर के द्वारा पहुंच जाते हैं, तो उसमें पर परागण हो सकता है। एक होता है चमगादड़ द्वारा, 5वां नंबर क्या आता है, चमगादड़ द्वारा। तो चमगादड़ द्वारा कैसे होता है, कुछ पौधों के पुष्प रात में खिलते हैं, है ना, रात की रानी जिसको कहते हैं, तो कुछ पौधों के पुष्प जो है रात में खिलते हैं, और रात में खिलते हैं तो उनमें भाई उनका जो परागकोश है वो रात में निकलता है ना। तो अब जैसे क्या हुआ, मान लीजिए किसी पौधे पे पुष्प पे चमगादड़ जाके बैठ गई, अब उसने क्या ले लिया, वहां से परागकोश ले लिया, अब वो पुष्प रात में खिला और रात में खिलने पे वो उस पुष्प पे जाकर बैठ गई, तो वहां पे उसने उसके वर्तिकाग्र पर अंकुरण, वो परागण को छोड़ दिया, तो वहां पे पर परागण हो गया। तो ये किस में हो सकता है, जैसे कदम में होता है, कचनार में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसकी 5 विधियां पढ़ी, वायु द्वारा, कीट द्वारा, जल द्वारा, पक्षी परागण और चमगादड़ द्वारा। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आज क्या क्या पढ़ा, परागण, परागण के प्रकार, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में हमने उसकी टाइप्स देखे, प्रकार देखे, और परपरागण में भी हमने उसके विधियां पढ़ी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर 2 में आज तक हमने
कौन कौन से चैप्टर टॉपिक कंप्लीट कर लिए हमने? नर जनन अंग पढ़ लिया पुष्प का, मादा जनन भाग पढ़ लिया यानी जिसको हमने लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और गुरु बीजाणु जनन, मेगा स्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया। उन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया, किस तरीके से वहाँ पे कोशिकाएं बनती हैं, किस तरीके से न्यूक्लियस बनता है, किस तरीके से ओवम एग बनता है और वहाँ पे किस तरीके से परागकण बनते हैं। ठीक है, अब वो दोनों तो बनना सीख लिया, कैसे बने वो दोनों हमको पता चल गया। अब हमको ये पता करना था कि वो वहां तक जो पराग कोश जब फटता है तो परागण निकल के वर्तिकाग्र पर कैसे पहुंचते हैं, तो वो हमने आज पढ़ लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे यानी पार्ट 4 में क्या पढ़ेंगे कि जब परागकण वर्तिकाग्र के अंदर जाता है, उसमें पराग नलिका निकलती है, तो उसके बाद वो कैसे एग जो बनता है मादा जनन अंग, मादा जनन अंग के में जो अंड जनन कोशिका होती है उसके साथ किस तरीके से फ्यूज करता है यानी किस तरीके से निषेचित होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो किस तरीके से उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, किस तरीके से एम्ब्रियो बनता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और ड्रीम क्लासेस का एक लर्निंग ऐप है, उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से मेरा कोर्स परचेज कीजिए, ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको आपकी सारी वीडियोस विद PDF के साथ मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू।